ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आज आप सुनेंगे मेरा पहला दर्द समलैंगिक गेल अप स्टोरी का तीसरा भाग, जो कि आदर्श की जिंदगी और उसके डिजायर्स को दिखाती एक कहानी है, जिसे आदर्श ने अपनी डायरी में लिखकर आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी के बाकी के भाग को सुनने पर आपको आदर्श की जिंदगी को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। इसलिए आप बाकी के वीडियोस को आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाकी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी सीख से भरी समलैंगिक कहानियों को अपने और भी समलैंगिक मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी हर एक स्टोरी की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आदर्श की डायरी का एक और पन्ना पलटते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक और हिस्सा शेयर करने जा रहा हूं। मेरी हर एक कहानी से आप मुझे कहीं न कहीं जज करने वाले हैं। हर एक भाग में कुछ ऐसी सच्चाइयां मैं आपके सामने खोलकर सामने रखूंगा जो जानकर शायद आपको ये लगे कि मैं कितना घटिया इंसान हूं, पर मैं जैसा हूं मैंने वही लिखा है। ये मेरी कहानी का तीसरा भाग है। मैंने जब मम्मी से सुना कि वेंकटेश सर की शादी होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उस वक्त मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा मम्मी के खाना लाने का इंतजार कर रहा था। सामने मेरा भाई उत्कर्ष भी बैठा डिनर कर रहा था। जैसे ही मम्मी ने शादी वाली न्यूज दी, मेरी भूख तुरंत खत्म हो गई। मेरे अंदर की खुशी गायब हो गई। मेरे अंदर हताशा और निराशा जैसी विकारों ने जगह बना ली। अब तक ये एहसास कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा भी नहीं था। मैं डिनर करने के बाद वेंकटेश सर का चुराया हुआ अंडरवेयर अपने बैग में संभाल कर छुपा देता हूँ। वेंकटेश सर की खुशबू जो थी उस अंडरवेयर में, तो मुझे डर था कि अगर वो अपना अंडरवेयर ढूंढेंगे तो शायद गायब मिलने पर पता नहीं किस पर शक करेंगे। खैर, मुझे तो यकीन था कि जितने गौर से मैंने अब तक उनको घूरा था, जितना उनके घर के चक्कर काटे थे, उन्हें पूरा यकीन होगा कि पहले ही दिन मैंने उनकी अंडरवेयर मार ली। मम्मी ने कितनी बुरी खबर दी थी वेंकटेश सर की शादी का। मुझे लगने लगा कि मेरी इच्छाएं, मेरी तड़प पता नहीं कभी पूरी होगी भी या नहीं। वेंकटेश सर के साथ सब कुछ करने का जो मेरा सपना था, वो शायद सपना ही न रह जाए। रात काफी हो चुकी थी। मैं सोचता हुआ सो गया। सुबह हुई और मैं कॉलेज भी वेंकटेश सर के लिए जाया करता था और उन्हें देखे बिना मेरा दिन गुजर ही नहीं सकता था। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्यार में अंधा हो चुका था। अब ये प्यार थी या ठरक, वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इसे प्यार ही समझता हूं। प्यार उनके जिस्म का, जो किसी और के साथ मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा था। इतना आकर्षण मुझे कभी किसी और के जिस्म से नहीं हुआ था। कॉलेज में मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मेरी तरफ भी देखा। मैंने स्माइल किया, पर उनका स्माइल का कभी रिप्लाई नहीं आता था कि वो भी मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख ले। क्लास में मेरे थुल शरीर का सभी मजाक बनाते, पर मैंने आज तक इन सभी के काले रंग पर कभी कोई जोक नहीं क्रैक किया और ना ही इनके रंग पर मैंने कभी कोई मजाक बनाया था। मैं शादी के बाद से दुखी था। मुझे दिल्ली की याद आ रही थी। कम से कम वहां पर कुछ लोग तो थे जो कम से कम मुझसे बात किया करते थे। यहाँ मैं इन तेलुगु लोगों के बीच बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मम्मी और पापा ने तो पड़ोसियों से दोस्ती कर ली थी। अब उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि
ये जो जेनजी जनरेशन है ये सबसे बेकार है। एक ऐसी गैंडू जनरेशन जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं रह गई है। कॉलेज में लड़के मेरे सीने पर हाथ फेरने लगे थे, मजाक मजाक में दबाने लगे थे। उनके लिए ऐसा करना मजाक था, पर मुझे ये टच अच्छा लगता था। मैं बस दिखाता नहीं था कि मुझे मजा आ रहा है, मैं बस हंस के टाल देता कि यार मत करो ना ऐसा। मेरे अंदर सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं जल्दी परेशान होने वाले लड़कों में से नहीं था। लोग मेरा मजाक बनाए या फिर मुझे लाख छेड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। इतना ढीठ तो था मैं दिल्ली से जो था। काश कोई ऐसा होता जिसे मेरी फीलिंग्स का पता होता, जिसे मैं खुल के अपने दिल की बात बता पाता। मुझे बॉडी शेमिंग बहुत लोग करते थे, ये सारे उनमें शामिल थे। शाम को मैं कोचिंग के लिए वेंकटेश सर के पास दोबारा गया और मैं डर रहा था कि वो ये ना पूछे कि उनका अंडरवेयर कहाँ गायब हो गया, पर मैं खामोश ही रहा। सर जल्दी मुस्कुराते नहीं थे, पर मेरी तरफ देखते जरूर थे। किस नजर से ये नहीं पता, पर घूरते थे। मेरी तड़प सिर्फ वो खुद ही दूर कर सकते थे। मैं ठीक उनके बगल में बैठा था। मौका जब जब मिलता मैं उनके नजदीक जाने की कोशिश करता। जी करता कि उनके लोअर में हाथ डालकर मेरी जो डी जॉब करने की इच्छा है वो पूरी कर लूं, या फिर वेंकटेश सर मेरे साथ सब कुछ करें। मेरा हाथ सर के जांघों पर चला गया। अब पेन रखने के बहाने, उनके सॉल्यूशन की तरफ देखने के बहाने मैं झुकते हुए अपना हाथ उनके जांघों पर रख देता हूं। और मैंने उन्हें अपने नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कहा। वेंकटेश सर ने क्वेश्चन सॉल्व करते करते उन दोनों स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हुए मेरे हाथ को आराम से अपनी जांघों से हटा दिया। पर मुझे उनकी जांघों की वो गर्माहट बहुत प्यारी लगी। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, पर साथ ही साथ हिम्मत भी आ गई थी। अब यूं ही 14-15 दिन गुजर गए और हर दिन हम दोनों के बीच के ये जो कांड थे वो बढ़ते गए। मतलब कांड सारे मेरे थे, जैसे उन्हें देखना, घूरना, यहाँ वहाँ नजर लगाना, उन्हें परेशान करने की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो, सब कुछ कर रखा था। वेंकटेश सर को समझ में आ गया था कि मुझे उनसे क्या चाहिए। अब तक इतनी सारी चीजें मैंने कर दी थी। अब अचानक वेंकटेश सर की पूरी फैमिली उनके गांव चली गई और घर पर सिर्फ वेंकटेश सर रह गए थे। फिर मम्मी से पता चला कि एक्चुअल में शादी वाली न्यूज़ गलत थी। शादी वेंकटेश सर के बड़े भाई की तय हुई थी। और तब मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके बड़े भाई की सगाई का कोई फंक्शन गांव में होना था, इसलिए सभी चले गए थे। मम्मी ने जब ये खबर दी तो मेरे अंदर की एक जो दुखी आत्मा थी वो खुश हो गई थी। अब मेरे अंदर थोड़ी अलग ही बात थी, मैं थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो गया था। मेरे अंदर की उदासी खत्म हो गई थी। मम्मी ने कहा कि जा पूजा का प्रसाद तो अपने सर को देकर के आ जा। मैं तो एक पैर पर खड़ा था उनके पास जाने को, और मम्मी ने मौका दे दिया था। पर मैं उनके घर पर दबे पाँव गया और बिना आवाज दिए बस उन्हें देखना चाहता था कि सर कर क्या रहे हैं। मैं अंदर घुस गया। मैंने देखा कि वेंकटेश सर उसी नए अंडरवेयर में लेटे हुए हैं जो कल लेकर के आए थे, और टीवी पर न्यूज देख रहे हैं और अपने हाथों से अपनी जांघों की तरफ कुछ खुजा रहे हैं। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं खड़ा होकर चुपचाप उन्हें काफी देर तक देखता रहा। फिर शायद मेरी परछाई से या फिर रिफ्लेक्शन से पता चल गया कि मैं आकर के ठीक उनके दरवाजे पे खड़ा उन्हें देख रहा हूं। मैंने सबसे पहले उनके बालों से ढका छाती को देखा और नसों का पूरे बदन पर बिखरा जाल देखा। मेरा मन बहकने लगा। मेरा मन ठहरना ही नहीं चाहता था वहां पर। जी कर रहा था कि कूद जाऊं। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही शर्माते हुए अपनी टांगों के बीच तकिया दबा लिया, और तब मैंने उन्हें मम्मी का भेजा हलवा पूड़ी का प्रसाद दे दिया। वेंकटेश सर ने मुझे बैठने के लिए कहा। वो मुझे घूर रहे थे। उन्होंने टॉवेल लपेटा और बनियान डाल लिया। मैंने सोचा क्यों ही ये कर रहे हैं, मैं तो उन्हें ऐसे ही देखना चाहता था। मैं उनके कहने पर वहां रुक गया। उन्होंने प्लेट तो लौटा दी और मुझसे कहा कि मैं तुमसे पढ़ाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं करता? तुम दिन भर मेरे घर का चक्कर मारना। सर की हिंदी ठीक नहीं थी, पर मैं कहना क्या चाह रहे हैं वो साफ साफ समझ सकता था। मैंने सर नीचे झुका लिया अपना।
फिर वो पूछे कि कोचिंग में पढ़ाया समझ आता या नहीं आता। मैंने कहा सर मैं अभी चलता हूँ, और मैं निकलने लगा। वेंकटेश सर की आवाज भारी थी पर दिल के वो बिल्कुल सॉफ्ट थे। मुझे उन्होंने फिर रोका और कहा सिट हियर, आई हैव टू टॉक समथिंग वेरी सीरियस। इतना सुनकर मैं बैठ गया। मैंने सोचा क्या बात हो गई। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि यू आर नॉट किड, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। खैर, मेक योर फ्यूचर एंड स्टडी हार्ड, अपना करियर बनाओ। आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन मी एंड आई गेस यू आर अ गे। मैंने सर की तरफ देखा और कहा कि सर अगर मैं गे हूं तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? सर ने कहा कि देखो, करियर स्टडी बहुत जरूरी। अब सर की बात मैं सुन रहा था। फिर मैंने सर को कहा कि सर आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई लाइक यू वेरी मच सर। वेंकटेश सर ने मेरे पीठ पर हाथ रखा और मुझे बहुत प्यार से समझा और कहा कि दिस इज रॉन्ग एंड नो वन विल सपोर्ट यू। सर से मैंने कहा कि सर मैं कंट्रोल से बाहर हो जाता हूं, ये मेरी फीलिंग्स है। अब आप पास में होते हैं या फिर जब मैं आपको देखता हूं मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूं। सर ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि ठीक है, ऐसी कौन सी बातें जो शेयर करना चाहते हो जिसकी वजह से इतना परेशान रहते हो, मैं सुनूंगा। वेंकट सर ने बहुत क्लियरली पूछा कि क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में ऐसा। अब मैंने उन्हें अपनी इच्छाएं बताना शुरू कर दिया। खैर, अपनी असली इच्छाएं मैंने छुपानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी ये इच्छाएं बताई तो मुझे बहुत मार पड़ती। मैंने कहा कि सर बहुत पर्सनल और अजीब सी इच्छाएं हैं, क्या आप सुन पाओगे? उन्होंने कहा कि डरो मत, या कोई नहीं है, मुझे अपना दोस्त समझो और बताओ। एज ए टीचर मैं जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा कि आप मुझे मारेंगे तो नहीं अगर मैंने सब कुछ हिम्मत करके बता दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूं यहाँ पर तुम अकेले हो, क्योंकि यहाँ पे सभी तेलुगु में बातें करते हैं और तुम्हारा मजाक बनाते भी मैंने देखा है, इसलिए मैं तुम्हें सुनूंगा ताकि तुम अपने आप को जान सको और जो दिल में बात है वो मुझे बता सको। और तब मैंने उनको सारी उल्टी सीधी जो मेरी इच्छाएं थी, गंदी गंदी, मैंने कहा कि मैंने आपका अंडरवेयर भी रखा है सर, सब कुछ बता दिया उनको, जिसे मैं सूंघ कर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता हूं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं आपके साथ, आपको अच्छा फील कराना चाहता हूं और बहुत कुछ करवाना भी चाहता हूं। सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई, जो कि सारी साथ लोगों को सुनकर गंदी लग सकती, लेकिन ऐसी चीजें कोई अपने साथ पार्टनर के साथ ही बात कर सकता है। वेंकटेश सर ने हिम्मत दी तो मैंने सब कुछ बक दिया। वेंकटेश सर ने शायद मेरी बातों को फील किया, क्योंकि मेरी बातों से उनको असर तो हुआ था और उन्होंने तकिए से अपने जननांगों को दबाया और फिर उन्होंने कहा कि बस करो यार, कितनी गंदी बातें कर रहे हो, अब ये सब मैं और नहीं सुन सकता, पढ़ाई पर फोकस करो और हाँ, थोड़ा फिट रहो ना, वर्कआउट करो, खुद पर ध्यान दो, तब इन चीजों से मन हट जाएगा। ये सब सिर्फ फैंटेसीज है, ये उम्र की वजह से हो रहा है, एक्चुअल लाइफ टफ है ब्रो। मैंने सर से हिम्मत करके कह दिया कि सर ये ब्रो वगैरह वर्ड मेरे लिए यूज मत करिए, वैसे भी तो मैं आपका स्टूडेंट और आपसे छोटा ही हूं ना मैं तो, और सर प्लीज एक बार मुझे बी जॉब कर लेने तो, बहुत इच्छा है, अच्छे से करूंगा, बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने। पर उन्होंने मुझ पर गुस्सा करके वहां से डांट करके भगा ही दिया। खैर, मैं घर पहुंचा, मेरी धड़कन तेज थी, मैं खुश था कि मैंने सब कुछ बक दिया उनके मुंह पर। अब जो सुकून था, जो बोझ था ना अभी का, जो उतर चुका था, उसके बाद का जो सुकून था वो मैं बता नहीं सकता। अब मैं शाम को कोचिंग भी गया और सर ने अच्छे से क्वेश्चंस भी करवाए और उनके चेहरे पर आज वो गुस्सा नहीं था मेरे लिए जो हर रोज देखा करता था मैं, बल्कि वो बार बार मेरा नाम ले रहे थे कि आदर्श ये ऐसे सॉल्व करो, यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये ऐसे होगा। मैंने उन्हें अपनी सारी डर्टी डिजायर्स बता दी थी। उसके बाद भी सर को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ताज्जुब था कि कितने अंडरस्टैंडिंग है, पर दुख हो रहा था कि काश से पट जाते, काश से मान जाते। हाँ, मुझे भगा जरूर दिया था पर उन्होंने सुनी थी पूरी बात। अब कोचिंग के बीच वो बार बार मेरी तरफ देखते
और उनकी बातों में एक ठहराव था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे इतने सारे कांड करने के बाद भी वो मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर पा रहे हैं। अब 2 दिन बाद सर ने हमें संडे को भी पढ़ने को बुलाया और मैं तो सबसे पहले पहुंचा। वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मन की बात बोलकर फ्री महसूस कर रहे हो या नहीं, ये बताओ। मैंने कहा कि सर, मैंने ये बातें बता तो दी है, पर अपनी इच्छाओं पर काबू कैसे करूं। और मैंने सर से कह दिया कि सर प्लीज, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एक बार मेरी इच्छा पूरी कर लेने में आपका क्या चला जाएगा। वेंकटेश सर ने बात टाल दी और अपना हाथ वहां रखकर अंदर चले गए। मैं समझ गया था कि मेरे कहने से उनको कुछ तो असर होता है, और फिर तब वापस आए जब बाकी स्टूडेंट्स आ गए थे पढ़ने के लिए। अब हर रोज मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मुझे अब उनसे मार खाने का डर भी नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि दिखने के लिए बस टफ है, रफ है, और एक्चुअल में ये बहुत सॉफ्ट। ये इनकी जो बात करने का तरीका था, शायद कोई डर भी जाए पर बहुत अच्छे से बात करते थे, समझाते थे। अब वो पता नहीं, शायद मैं उन्हें पसंद करता था, इस वजह से उनकी हर एक चीज मुझे अच्छी लग रही थी। इस बात का मुझे डर भी नहीं था कि अगर उन्होंने मेरे साथ करना चाहा तो क्या होगा। फिर मैं टेंशन में आ गया जब सोचने लगा कि क्या मैं उनके उस दर्द को झेलने के लिए तैयार था। नहीं, शायद मैं उस दर्द के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अब तक 5-6 बार मुझे मना कर दिया था और इतने दिनों में मैंने कई बार उन्हें प्रपोज किया था। प्रपोज प्यार के लिए नहीं किया था, फिजिकल होने के लिए किया था। अब पता नहीं आप में से कितने लोग किसी को फिजिकल होने के लिए अप्रोच करते होंगे, लेकिन उस समय मैं उन्हें डायरेक्टली बी जॉब एंड दुनियादारी सारी गंदी चीजें करने के लिए अप्रोच कर रहा था कि मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करूंगा, आप ये कर लेना मेरे साथ। मैं सब कुछ खुल के कह रहा था, बेशर्मों की तरह। मैं इतना खुल गया था उनके सामने। कोचिंग के बाद मैं देर तक रुकता और सर से कहता कि सर थक गए होंगे तो सर दबा दूं, मालिश कर दूं, मसाज कर दूं। वो मना करते। फिर एक दिन उन्होंने, सच में शायद थकावट थी बैडमिंटन खेलने का या फिर वर्कआउट का, जो भी था, सर ने कहा कि ठीक है, रोज कहते हो ना तो कल कर देना मसाज। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा था सर को पटाने की कि काश बात बन जाए। और फिर वो समय आ गया जिसके बाद दोस्तों मेरे अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। और वो बदलाव क्या था, ये जानने के लिए आप 4th एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव। निलय का ढेर सारा प्यार। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।